क्या हाल चाल है? बढ़िया, पढ़ाई बढ़ाई चल रही है ना? देखो आज फिर लॉकडाउन कैसे इंक्रीज हो गया, बढ़ गया ना? तो इसलिए लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? लेकिन अपनी पढ़ाई अपने हाथ में है। आपके लिए वीडियोस रोज के रोज बन रहे हैं, डेली की डेली एक से एक टॉपिक बन रहा है, ठीक है ना? जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है वो सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कैसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो टाइप करें स्ट्रक्चरल आइसोमर केमिकल सुभाष यादव, ठीक है? वहां आप जाकर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में पूरी चीज देख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर आइसोमेरिज्म दो टाइप में डिवाइड था, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक स्टीरियो आइसोमर। क्लियर हो रहा है क्या? स्ट्रक्चरल था और दूसरा क्या था? स्टीरियो। स्ट्रक्चरल हम कवर कर चुके हैं। स्टीरियो में पहला आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दूसरा पार्ट आता है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है? आज हम जो भी बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करेंगे। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे पहचानते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इन सारी चीजों के बारे में हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो बात कैसे करते हैं, यहां पर अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस और ट्रांस की, देन बात करेंगे सिन और एंटी की, देन बात करेंगे बच्चों ई एंड जेड। ये सब क्या है? नॉमेनक्लेचर है, इनकी नेमिंग है कि कब हम सिन और एंटी कहते हैं, कब हम उसे ई और जेड की कैटेगरी में रखते हैं, कब हम उसे सिस और ट्रांस की कैटेगरी में रखते हैं। इन सब कैटेगरी को बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं, ठीक है? लास्ट में हम सीखेंगे कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर हो रहा है क्या? तो यहां पर हमें ये डिस्कस करना है। इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे जो एडवांस के लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है बच्चों? तो शुरू करते हैं प्यारा सा टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें होती हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में जो हमें बहुत ध्यान रखनी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है बच्चों? यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में रोटेशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है बच्चों। रिस्ट्रिक्टेड मतलब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, वहां रोटेशन होना पॉसिबल नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा सिस और ट्रांस, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कुछ सिस आइसोमर कुछ इस तरीके से होते हैं, ट्रांस आइसोमर कुछ इस तरीके से होते हैं। ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको कि क्यों रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। बच्चों एक चीज मुझे ये बताइए, कभी भी अगर सिस और ट्रांस कोई पूछे कि क्या ये दोनों ऑटो कन्वर्टेबल है, मतलब एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे कि कभी भी ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। या तो सिस आइसोमर होगा या तो ट्रांस आइसोमर होगा, ये दोनों आपस में कन्वर्टेड नहीं है बच्चों। क्यों नहीं कन्वर्टेड है, ऐसा क्यों होता है? आप अगर ध्यान से देखें तो क्या मेरे पास जब ये एल्कीन बनती है तो आप सबको पता होगा, इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर p ऑर्बिटल्स होते हैं और ये p ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। अब सोचिए पैरेलल ओवरलैपिंग है, अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूं तो क्या यहाँ ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाएंगे? तो ड्यू टू पाई कंजुगेशन यहाँ पर क्या हो रहा है? p पाई क्या कर रहा है? आपस में कॉन्जुगेट कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी भी अगर कोई पूछे सिस और ट्रांस क्यों ऑटो कन्वर्टेबल नहीं है, तो आप रीजन दे सकते हैं कि जब एल्कीन फॉर्म होती है तो यहाँ p ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। p ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे होते हैं? बॉन्डिंग शेयर कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण यहाँ पर कैसे सिस और ट्रांस ऑटो कन्वर्टेबल नहीं है। तो यहाँ आपको क्लियर हुआ कि अगर मेरे पास सिस और ट्रांस है तो ये कभी भी ऑटो कन्वर्टेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट करते हैं नॉन इंटर कन्वर्टेबल। अभी हमने क्लियर कर लिया इस बात को। थर्ड पॉइंट ऑल्सो नोन एज डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर बच्चों क्या होता है? डाइस्टीरियोमर वो होते हैं जो एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज हो, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने चाहिए। क्या मैं देख सकता हूं सिस और ट्रांस एक दूसरे के मिरर इमेज? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब इन्हें हम क्या बोलेंगे? डाइस्टीरियोमर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई पूछ ले कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में रिलेशन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? डाइस्टीरियोमर का होता है। फोर्थ नंबर GI कैन बी सेपरेटेड इजीली फ्रॉम देयर मिक्सचर। मुझे एक चीज बताइए, जब चीजें अलग अलग होती है
तो क्या मिक्सचर में डालने पर मैं उन्हें अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है तो मैं उन्हें इजीली मिक्सचर्स में सेपरेट कर सकता हूँ। तो ये 4 पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखने हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। फोर्थ वन, सेपरेटेड इजीली फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? रिपीट करें, डाइस्टीरियोमर का होता है। क्लियर हो गई ये सारी बातें? अब अपन सीखने वाले हैं कि कैसे हम कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखते हैं। क्लियर हुआ? क्या क्या रूल्स होते हैं? क्लियर? देखा कि कैसे कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किन किन पार्ट्स में डिवाइड है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखने वाली चीज है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिलेशन क्या होता है? डाइस्टीरियोमर, और ये मिक्सचर में कभी भी हम इजीली इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और बात ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। इसे जीआई से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, तो सोचो अब मेरे पास यहाँ पर पॉइंट्स ये है कि सर कब हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा और कब नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब कब शो होता है। जैसे पहली चीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एल्कीन में हम शो करते हैं। एल्कीन की अगर हम बात करें तो यहां पर C डबल बॉन्ड C में भी GI शो होता है, C डबल बॉन्ड N में भी होता है और N डबल बॉन्ड N में भी होता है। इन सारे टॉपिक्स को अपन बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं कि कब कब GI होता है। सेकेंड पॉइंट, एल्कीन के साथ साथ यहां पर साइक्लिक फॉर्म में भी GI शो होता है। इसे भी हम सीखेंगे कि कब साइक्लिक फॉर्म में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, कब साइक्लिक फॉर्म में एल्कीन के थ्रू होता है। ये चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली हम बात करते हैं एल्कीन की। तो बच्चों यहाँ पर एल्कीन में हम लेते हैं C डबल बॉन्ड C। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं C डबल बॉन्ड C की, तो मुझे एक चीज बताइए, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जहां 2 वैलेंसीज की क्या है? बिजी है। बाकी 2 वैलेंसी, लेट सपोज मैंने यहाँ A ले ली और दूसरी B ले ली। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 वैलेंसी बिजी थी, बाकी 2 वैलेंसीज को मैंने क्या ले लिया? A ले लिया और B ले लिया। वैसे ही यहां मैंने कुछ वैलेंसीज D ले ली और यहां E ले ली। सेम, ठीक है? तो सोचिए ये एल्कीन कब GI शो करेगी और कब GI शो नहीं करेगी। एल्कीन बच्चों तब GI शो करेगी जब A is not equal to B। ध्यान से सुनिएगा, A is not equal to B मतलब कार्बन की बची हुई 2 वैलेंसीज कभी आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगर वो आपस में बराबर हो गई तो वो GI शो नहीं करेंगे। क्लियर हुआ क्या? तो कभी भी कार्बन की बची 2 वैलेंसीज आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ यहां पर इस कार्बन की वैलेंसी क्या है? D and E। तो मैं कह सकता हूं साथ ही साथ यहां पर D और E भी क्या होनी चाहिए? इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी है तो क्या मैं यहाँ इंटरसेक्शन ले सकता हूँ? इंटरसेक्शन का मतलब ये भी चाहिए, साथ ही साथ ये भी चाहिए। किसी ने पूछा कि सर A और D बराबर हो सकते हैं क्या? बेटा A और D, D और B, A और E, इनमें कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इससे GI पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात समझ में आई। एल्कीन C डबल बॉन्ड C में GI कैसे शो करते हैं? आपको बची हुई 2 वैलेंसीज देखनी है। अगर ये 2 वैलेंसीज आपस में बराबर है तो वो GI कभी शो नहीं करेगी। अगर एक साइड भी बराबर है तब भी GI शो नहीं करेगी। दोनों साइड है तब तो और भी नहीं करने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला। इसका मतलब यहाँ सिंपल सी बात है, GI तभी शो होगा जब A is not equal to B हो, साथ ही साथ D is not equal to E हो। तो हमें समझ में आया कि एल्कीन में C डबल बॉन्ड C में हम कैसे GI देखते हैं। बात करते हैं बच्चों एक एग्जांपल की। मान लीजिए मेरे पास ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल का नाम अगर बच्चों पूछे कोई तो मैं कह सकता हूं पेंट 2इन 1 2 3 4 5। 2 पे एल्कीन है तो इसका नाम बच्चों में क्या लिख सकता हूं? पेंट 2इन। क्लियर है क्या? आपको नाम देकर देगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये ज्यादा मुझे लगता है कि वो हमेशा एग्जाम वाला आपको चाहता है कि आप IUPAC के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे, इसलिए वो इस स्ट्रक्चर को ना देकर हमेशा नाम देना ज्यादा पसंद करता है। तो ध्यान दीजिए, क्या मुझे देखना है? मुझे सिर्फ देखना है कार्बन। कौन से कार्बन को देखना है? जो कार्बन एल्कीन के साथ लगे हुए। क्लियर हुआ क्या?
बची हुई जो वैलेंसीज हमें नहीं बनाकर दी है, कभी भी ध्यान रखना 4 वैलेंसी होती है तो एक तो ये शो कर रही है, 2 यहां पर है, बची हुई वैलेंसी हमेशा आपको शो नहीं करेगा, आपको समझना है कि वो हाइड्रोजन होगा, आपको ये समझना है बच्चों, ध्यान रखना। वैसे ही यहां पर CH3 है, क्या इसको हम CH3 बोलते हैं। यहां अगर मेरे पास बची हुई वैलेंसी बात करें तो क्या बची वैलेंसी H होगी, बिल्कुल होगी। अब मैंने क्या बताया कि आपको दोनों वैलेंसीज को चेक करना है, अगर वो बराबर है तो GI शो नहीं करेगा, अगर वो बराबर नहीं है तो वो GI शो करेगा। तो बच्चों बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है बच्चों, मैथिल ग्रुप है, क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चीज पे जाइए, सेकंड टर्म में जाइए, तो बताइए मुझे यहाँ पर अगर मेरे पास यहाँ पर कार्बन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ H है तो क्या ये दोनों इक्वल है, ये भी बच्चों इक्वल नहीं है, इसका मतलब मेरी जो कंडीशन है वो बिल्कुल ट्रू हो रही है, ये भी इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ये GI शो करेगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम एल्कीन में GI शो देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हम GI शो के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि कब GI में सिस होगा और कब ट्रांस होगा। इस चीज को हमें थोड़ा समझना है कि कब सिस फॉर्म होगा और कब ट्रांस फॉर्म होगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई एल्कीन है, उस एल्कीन में कोई A ग्रुप है और कोई B ग्रुप है, लेट्स सपोज कोई C ग्रुप है या कोई D ग्रुप है, कोई दिक्कत। यहां पर मान लीजिए मेरे पास ऐसा है, तो अगर सिस और ट्रांस शो करना है तो पहले तो उसे GI शो करना चाहिए। GI शो करने के लिए मुझे अभी बताया गया A और B कभी बराबर नहीं होने चाहिए, वैसे ही C और D कभी बराबर नहीं होने चाहिए। CA, CB, AD, DB ये सब आपस में बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इस चीज को आपने क्लियर कर लिया होगा। तो सोचिए अगर मेरे पास कभी भी कोई सिस और ट्रांस की बात करें तो बच्चों सिस और ट्रांस तभी होगा जब कम से कम एटलीस्ट इस कार्बन की एक वैलेंसी दूसरे कार्बन की किसी भी एक वैलेंसी के क्या हो, बराबर हो। क्या बताया मैंने, सिस और ट्रांस तभी शो करेगा जब कम से कम इस कार्बन की एक वैलेंसी बचे हुए दूसरे कार्बन की किसी भी एक वैलेंसी के साथ क्या हो, बराबर हो। तभी यहां पर क्या फॉलो हो सकता है, सिस और ट्रांस हो सकता है। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ये हो, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया कि सिस और ट्रांस तभी हो सकते हैं जब किसी भी एक कार्बन की, एल्कीन से जुड़े हुए जो कार्बन है, किसी भी एक कार्बन की एक वैलेंसी इनकी बची हुई वैलेंसी से क्या हो, बराबर हो, या तो इसके बराबर हो या तो इसके बराबर हो। क्योंकि हम जो चीजें इक्वल होती हैं उन्हीं पर हम देखते हैं कि क्या किसके रिस्पेक्ट में ये सिस है या ट्रांस है। तो हमें रिस्पेक्टिवली किसके देखना होता है, जो इक्वल होते हैं, जो बराबर वैलेंसीज होती है। क्लियर हुआ। अब ध्यान देना एक चीज, मुझे बताइए क्या ये एल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्लियर है। sp2 का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लेनर, मैंने बात कर रखी है। sp2 का मतलब क्या होता है, प्लेनर। तो सोचिए जो ये कार्बन है इसकी जो वैलेंसीज है, क्या मैं कह सकता हूं इसकी वैलेंसीज क्या होंगी, इसके प्लेन में ही होंगी, कह सकता हूं मैं, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 और sp2 में क्या होता है बच्चों, हाइब्रिडेशन प्लेनर होता है। तो यहां पर ये इन सब के क्या होंगे, प्लेन सेम होंगे। तो अब सोचिए बच्चों एक चीज, अगर मेरे पास यहां पर सेम प्लेन है तो अगर वो अपोजिट में जुड़े हुए, कौन सी चीज अपोजिट में जुड़ी हुई है, जो सेम है, जो सेम है, अगर वो अपोजिट में जुड़े हुए हैं तो बच्चों यहां पर होता है ये ट्रांसफॉर्म। क्या होता है यहां पर, ट्रांसफॉर्म। अगर यही वैलेंसीज कुछ इस तरीके से होती तो मैं कह सकता था कि अब जो सेम वैलेंसीज हैं वो सेम साइड है, तो इस आइसोमर को बच्चों हम नाम देते हैं सिस। क्लियर हो गया। सिस और ट्रांस तभी पॉसिबल है जब कम से कम एक कार्बन की एक वैलेंसी दूसरे कार्बन की एक वैलेंसी के क्या हो, इक्वल, तभी सिस ट्रांस हो सकते हैं, वरना सिस और ट्रांस नहीं हो सकते। ये आप ध्यान रखना। क्लियर हुआ एल्कीन में आपको। यहां पर बच्चों एक और बात करते हैं,
अगर मैं इनकी डिस्टेंस की बात करूं तो सोचिए अब ये अपोजिट में लगे हुए हैं, तो लेट सपोज ये डिस्टेंस मान लीजिए और ये डिस्टेंस मान लीजिए, क्या ये डिस्टेंस मैं L1 ले सकता हूं और ये डिस्टेंस मैं L2 ले सकता हूं। तो आपको क्लियरली दिख रहा है जब सब प्लेन में है तो जो सेम साइड होंगे उनकी डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, कम होगी, और जो अपोजिट साइड है बच्चों वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे, उनकी डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं यहां पर L2 इज ग्रेटर देन L1, कह सकता हूं मैं यहां पर। अब सोचिए जब डिस्टेंस दूर दूर है तो क्या उनमें हिंड्रेंस कम होगा, रिपल्शन कम होगा, और जब रिपल्शन कम होगा बच्चों तो यहां पर कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। तो मुझे बताइए सिस और ट्रांस में जो कंपाउंड दूर दूर लगे तो उनमें रिपल्शन क्या होगा, कम से कम होगा। यहां रिपल्शन ज्यादा से ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि यहां पर ट्रांस आइसोमर सिस आइसोमर से क्या होगा, स्टेबल होगा। ये किसकी बात हो रही है बच्चों, यहां पर स्टेबिलिटी, ठीक है, यहां पर बात किसकी हो रही है, स्टेबिलिटी की। अब बताइए बच्चों यहां पर L1 और L2 है क्या, इसे बोलते हैं बच्चों एरियल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, एरियल डिस्टेंस। तो एक जीआई आइसोमर में एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर एरियल डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, ध्यान से सुनिए, अगर एरियल डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है मतलब L1 और L2 बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर L1 और L2 बराबर हो गई तो बच्चों कभी भी जीआई शो नहीं करेगा, ये आप ध्यान रखना। क्लियर हुई बात। मैं आपको अभी केसेस बताऊंगा जहां L1 और L2 बराबर भी आते हैं तो वो केस जीआई में नहीं आता है। अभी हम सब बात करने वाले हैं, एक एक कंपाउंड, एक एक चीज को हम यहां पर समझते जाएंगे और करते जाएंगे। तो आपको मैंने क्या बताया, एरियल डिस्टेंस कभी भी बराबर नहीं होनी चाहिए वरना वो जीआई का केस नहीं होता है। यहां L1 कम डिस्टेंस है, L2 बड़ी डिस्टेंस है, तो यहां रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो कंपाउंड स्टेबल ज्यादा होगा, यहां रिपल्शन ज्यादा होगा तो कंपाउंड स्टेबल कम होगा। तो मुझे बताइए ट्रांस और सिस में कौन ज्यादा स्टेबल, यहां ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हम बता सकते हैं। तो बच्चों हमने यहां पर देखा कि कैसे हम सिस और ट्रांस को पहचान पा रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास एग्जांपल है, सोचिए कंपाउंड में एक से ज्यादा एल्कीन है, क्लियर हुआ, एक से ज्यादा एल्कीन है तो मुझे चेक करना है कि क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस एल्कीन की बात करूं तो इस एल्कीन में बची हुई वैलेंसी मैं बना सकता हूं, यहां हाइड्रोजन होगा और यहां भी हाइड्रोजन होगा। क्या इसकी वैलेंसीज को मैं बनाऊं तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन, और यहां क्या होंगे बच्चों, हाइड्रोजन। अब आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि सर यहां पर जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इनकी बची हुई वैलेंसीज क्या है बच्चों, इक्वल, H और H क्या है, इक्वल है। यहां की अगर हम बात करें तो यहां पर H है, यहां CH3 है, अनइक्वल, यहां H है, यहां पूरा हुआ ग्रुप है, अनइक्वल। इसका मतलब यहां भी अनइक्वल है और यहां भी अनइक्वल है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस एल्कीन के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो बच्चों किसी पूरे कंपाउंड में अगर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या होता है, स्टीरियो को जनरेट करने वाला सेंटर क्या कहलाता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर कहलाता है। तो बच्चों मुझे बताइए, अगर किसी कंपाउंड में एक स्टीरियोजेनिक सेंटर भी जीआई शो कर रहा है, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ही जीआई शो कर रहा है, तो पूरा का पूरा कंपाउंड जीआई शो करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि यहां जीआई शो नहीं कर रहा है इसका मतलब पूरा कंपाउंड नहीं कर रहा है, नहीं। किसी भी एक जगह पे अगर जीआई शो हो रहा है तो वहां पूरा कंपाउंड क्या होगा, उसे हम कह सकते हैं कि वो जीआई शो करेगा। तो सिंपल सी बात क्या समझी, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होना जरूरी है। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या हुआ, स्टीरियो को जनरेट करने वाला सेंटर, ठीक है। तो यहां पर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ये देखा कि कैसे हम किसी कंपाउंड को बता सकते हैं कि हाँ ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से, अब एक से ज्यादा एल्कीन, मैं कह सकता हूं मुझे बनाने की जरूरत पड़ रही है कि अब आपको सबको क्लियर हो गया होगा, दिख रहा होगा कि बची हुई वैलेंसीज क्या होंगी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होगी। यहां हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोजन होगा, और यहां भी क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। क्या मुझे देख से पता लग रहा है कि ये एल्कीन
के पास दो इक्वल हाइड्रोजन है, इस एल्कीन के पास दो इक्वल हाइड्रोजन है, तो ना ये एल्कीन शो करेगी और ना ये एल्कीन शो करेगी। इस एल्कीन की बात करें तो ये शो करेगी, क्यों बच्चों? क्योंकि H और ये ग्रुप अलग है, H और ये ग्रुप क्या है बच्चों? अलग है। तो मैं कह सकता हूं कि इस एल्कीन के अबाउट GI शो करेगा, और एक भी GI शो कर रहा है, एक भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो वहां पर पूरा का पूरा कंपाउंड बच्चों GI शो करता है। तो मुझे समझ में आया कि कैसे हम GI को देख पा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कोई भी टर्मिनल एल्कीन का मतलब क्या होता है? किनारे वाली एल्कीन। कोई भी टर्मिनल एल्कीन क्या कभी GI शो कर सकती है बच्चों? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसकी बची हुई वैलेंसीज क्या होंगी? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होगी। तो मेरे ख्याल से एल्कीन में मुझे क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन है और एक एल्काइन है। बच्चों एल्काइन के पास बची हुई वैलेंसी एक ही होगी, तो यहां पर कोई रोटेशन की कोई बात ही नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। क्या एल्काइन कभी GI शो करेगी? नहीं करेगी, मुझे पता है। लेकिन इस एल्कीन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ मैथिल ग्रुप है और बचा हुआ ग्रुप क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन। यहाँ पूरा ग्रुप है, बचा हुआ ग्रुप क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन। मुझे देख के बताइए क्या ये दोनों ग्रुप सेम है? अलग है। ये दोनों भी अलग है। इसका मतलब इस एल्कीन के अबाउट GI शो करेगा। तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये कंपाउंड भी GI शो कर सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं, विच कंपाउंड शोज GI। तो एल्कीन में क्लियर हो गया, क्लियर है कि कैसे C डबल बॉन्ड C, मतलब एल्कीन में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देख पा रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बच्चों C डबल बॉन्ड N की। किसकी बात करने वाले हैं? C डबल बॉन्ड N की। C डबल बॉन्ड N में GI कैसे देखते हैं, इस चीज को हम समझेंगे। सबसे पहली चीज ये आती है कि सर ये C डबल बॉन्ड N बना कब होगा? तो बात करते हैं यहाँ पर इसके मेकिंग की, यहाँ बनता कब है। तो ध्यान दें, कभी भी किसी एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड का मतलब कुछ इस तरीके से, कभी भी किसी एल्डिहाइड के साथ NH2OH, NH2OH का मतलब बच्चों OH हाइड्रोक्सी, इसको क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्सी। इसको क्या नाम देते हैं? एमाइन। तो इसका नाम हुआ हाइड्रोक्सिल एमाइन। क्या नाम हुआ इसका? हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो बच्चों कभी भी किसी एल्डिहाइड के साथ ऑक्साइन अगर बन रहा है तो बच्चों एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे होती है? NH2OH से होती है। NH2OH की रिएक्शन के बाद यहां क्या होता है बच्चों? वाटर रिलीज होता है। यहां क्या होता है? वाटर रिलीज होता है। वाटर रिलीज होने के बाद जो भी हमारे पास एटम बचे हुए हैं वो आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से फिगर आउट होता है, और फिगर हमारे पास बनता है कुछ इस तरीके से। अगर इस फिगर को तुम्हें पूरा करें तो N के पास बचा हुआ वैलेंसी क्या होगी बच्चों? लोन पेयर होगी। ये लोन पेयर और ये OH ऊपर और नीचे हो सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कैसे वो ऊपर और नीचे होंगे, कैसे उनके हिसाब से नाम क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे। तो आपने देखा कि कभी भी किसी एल्डिहाइड के साथ, कभी भी किसी एल्डिहाइड के साथ अगर हाइड्रोक्सिल एमाइन की रिएक्शन होती है तो यहाँ वाटर रिलीज होता है। वाटर रिलीज होने के बाद जो ऑक्साइन बनता है, अगर एल्डिहाइड के साथ बन रहा है तो इसको नाम देंगे एल्डोक्साइन। क्या नाम देंगे? एल्डोक्साइन। यहीं पर बच्चों अगर मेरे पास कीटोन होता, अगर कीटोन होता और मेरी रिएक्शन हो रही होती NH2OH के साथ, तो बच्चों यहां पर भी क्या होता? वाटर रिलीज होता, और वाटर रिलीज होने के बाद जो मेरे पास फिगर आउट होता वो कुछ इस तरीके से होता। ये भी क्या है? एक ऑक्साइन ही है, और ये भी एक ऑक्साइन है। ये किससे बना है? कीटोन से। इसलिए मैंने बच्चों इसको नाम दिया कीटोक्साइन। क्या नाम दिया मैंने इसको? कीटोक्साइन। क्यों? क्योंकि ये कीटोन से बना है। कीटोन से बना है तो कीटोक्साइन, एल्डिहाइड से बना है तो एल्डोक्साइन। बच्चों यहां पर इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये बना कैसे है। थोड़ा मैकेनिज्म बहुत इजी है, ध्यान से देखें। एल्डिहाइड को समझें वैसे ही कीटोन में होगा। सोचिए बच्चों, यहां पर रिएक्शन हो रही है NH2OH के साथ। मेरे पास यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा लेस En से मोर En की तरफ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन खाली होने लगेंगे तो यहाँ चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव और यहाँ चार्ज आएगा डेल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव,
और O पर क्या चार्ज आएगा बच्चों, डेल नेगेटिव। तो सोचिए यहां पर अब बचा मेरे पास सेकंड स्टेप, यहां N का लोन पेयर अटैक करेगा या O का लोन पेयर अटैक करेगा। तो सोचिए बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, अच्छी होती है। ये हमने जीओसी में पढ़ रखा है। तो सोचिए यहां N अटैक करेगा या O, यहां अटैक करेगा N। तो N जब अटैक करेगा तो सोचिए कैसे करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड क्या करेगा बच्चों, तोड़ देगा। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। बच्चों N ने अपने लोन पेयर खाली किए हैं तो N पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब सोचिए इस O नेगेटिव अब क्या करेगा, ये O नेगेटिव चाहेगा कि इसको कोई एसिडिक H मिल जाए। इस पूरे कंपाउंड में O के पास भी H है, N के पास भी H है, कार्बन के पास भी H है, लेकिन सबसे एसिडिक H किसके पास है, N पर पॉजिटिव लगा है, जिसकी वजह से ये H क्या हो गया बच्चों, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। तो ये H कौन सा लेगा, ये वाला लेगा। जैसे ही ये लेगा तो मेरे पास बन के क्या आएगा, ध्यान दीजिए H OH N OH और ये H। इस N के पास लोन पेयर है, ये क्या करता है अपना एक बॉन्ड बनाता है और OH माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये OH माइनस क्या करता है बाहर निकल जाता है। तो बच्चों यहां पर फिर से क्या बन गया, कुछ इस तरीके से फिगर बना। अब जो OH माइनस मेरे पास निकला है, ये OH माइनस क्या करता है, ये OH माइनस अपने आप में न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एसिडिक H भी ले लेता है। क्यों, क्योंकि एसिडिक H अभी भी कौन सबसे अच्छा है, यही है। तो जैसे ही एसिडिक H लेता है ये क्या बना लेता है बच्चों, वाटर बना लेता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यहां पर क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। तो कैसे वाटर रिलीज होता है इस चीज को समझा आपने, हर स्टेप में क्यों ये हो रहा है, हर स्टेप को समझिए। ये ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप जब करोगे तो आपका माइंड चलेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि ऑक्साइन कब बनता है, जब किसी कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन मतलब NH2OH के साथ होती है तो यहां पर वाटर रिलीज होता है। एल्डिहाइड के साथ होगी तो एल्डोक्साइन बनेगा, कीटोन के साथ होगी तो कीटोक्साइन बनेगा। अब इसका नाम हम कैसे करते हैं वो चीज हम ध्यान दें, क्योंकि जो हम पढ़ने वाले हैं सिन और एंटी, ये इससे ही रिलेटेड है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सिन आइसोमर है या एंटी आइसोमर है, कि कैसे एल्डोक्साइन और कीटोक्साइन बन रहा है। अब एल्डोक्साइन और कीटोक्साइन में जीआई कैसे शो होता है इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है कुछ इस तरीके से, अभी हमने बनाया था इसको, इसका नाम क्या था, एल्डिहाइड से बनाया था। कौन सा ऑक्साइड है, एल्डोक्साइन है। अब ध्यान दीजिए जैसे हम C डबल बॉन्ड C में देख रहे थे तो हम क्या देख रहे थे, इसकी जो दो वैलेंसीज थी A और B, ये आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। वैसे ही अगर मैं D या E लूं, C में इसलिए नहीं ले रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप कार्बन कार्बन में, D और E लूं तो कभी D और E भी बराबर नहीं होने चाहिए। सेम एज इट इज बच्चों, आप इस कार्बन को क्या समझो, नाइट्रोजन समझो बस, और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है, यही समझना है। इस कार्बन को क्या समझना है, नाइट्रोजन। क्योंकि अभी भी इस नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चों, दो वैलेंसी है। एक तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक ये बच्चों लोन पेयर है। एक क्या है, लोन पेयर है, और एक क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। क्या ये दोनों ग्रुप हमेशा अलग होंगे? अगर OH की जगह पे कुछ और भी आता, क्या तब भी लोन पेयर उससे अलग होता? तो क्या मैं कह सकता हूं नाइट्रोजन की तरफ से मुझे दिक्कत लेने में कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन की तरफ से हमेशा क्लियर होगा जीआई है। लेकिन हमें इस कार्बन को जरूर चेक करना है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी बराबर हो सकती है। ध्यान से सुनिए, नाइट्रोजन क्यों नहीं बराबर हो सकता, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर जरूर होगा। क्लियर हुआ? इसलिए ये बराबर हो, ये OH हो सकता है, ये H हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर हम बात करें, इधर हमें कोई दिक्कत नहीं है देखने में। प्रॉब्लम है इस तरफ, हमें अगर इस तरफ वैलेंसी डिफरेंट मिलती है तो मैं कह सकता हूं कि हाँ होल कंपाउंड जीआई शो करेगा। और मैं यहां देख रहा हूं कि यहां पर है CH3 ग्रुप और यहां है H ग्रुप जो कि इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि यहां पर जीआई शो करेगा। अब आप ध्यान दें, आपको ऐसे बनाकर कभी नहीं देगा वो, हमेशा बनाकर कैसे देगा, देखिए एज इट इज ऐसे ही देगा। अब आपको सोचना है कि यार यहां N पर तो कुछ लगाया ही नहीं है, N पे नहीं लगाया तो भाई साहब एक वैलेंसी होगी हाइड्रोजन और बचा हुआ जो लोन पेयर है वो कुछ इस तरीके से होगा। क्या मैं नहीं बना सकता?
तो हमेशा ध्यान रखना आपको बनाकर ऐसा ही देगा, ये सब नहीं देगा बनाकर, आपको माइंड लगाना है यहाँ पे। अब सोचिए इस कार्बन के पास ये पूरा पूरा एथिल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन अलग होगा, तो सोचिए यहाँ पर भी अलग है और यहाँ पर भी अलग है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हाँ इस स्टीरियोजेनिक सेंटर के अबाउट जीआई शो करेगा। तो क्या मुझे समझ में आया कि कैसे मैं सी डबल बॉन्ड एन में देख रहा हूं? क्या मुझे एन की तरफ से दिक्कत बिल्कुल नहीं लेनी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों वैलेंसी अनइक्वल होंगी ही होंगी, दोनों बराबर बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है और वो वैलेंसी से हमेशा डिफरेंट होगा। देखना हमेशा कहाँ है? कार्बन पे। अगर ये कार्बन की वैलेंसी अलग अलग है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जीआई शो करेगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसमें सिन और एंटी पहचानते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है। सिन और एंटी क्या है? नॉमेनक्लेचर नाम है, जैसे सिस और ट्रांस थे वैसे सिन और एंटी। कैसे हम सी डबल बॉन्ड एन में जीआई देख रहे थे। अब हम बात करने वाले बच्चों सिन और एंटी की। ठीक है, सिन और एंटी का क्या मतलब है इस चीज को समझे। अगर मेरे पास कभी भी कोई एल्डोक्साइन है, क्या है मेरे पास? एल्डोक्साइन। क्यों? एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्साइन क्या होगा? एल्डोक्साइन होगा। अच्छा, कभी भी एल्डोक्साइन है तो एल्डिहाइड के पास CHO ग्रुप मतलब H होता है, तो यहां पर जरूर H होगा। C के पास यहां पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, और बगल में क्या होगा? N के साथ OH जुड़ा होगा। यही तो बनता था। क्लियर हुई या नहीं हुई? तो अब मुझे बताइए, कभी भी अगर इसमें सिन और एंटी देखना है तो इन केस ऑफ एल्डोक्साइन कभी भी आपको सिन और एंटी देखना है तो आप हमेशा देखोगे इस OH ग्रुप की पोजीशन को और बचे हुए इस H की पोजीशन को। अगर ये OH और H अपोजिट साइड है तो इसको हम बोलते हैं एंटी। एंटी का मतलब ही क्या होता है? अपोजिट साइड। अगर ये H और OH अगर ये H और OH सेम साइड है तो बच्चों इसको हम नाम देते हैं सिन। इसको हम क्या नाम देते हैं? सिन। तो आपको समझ में आया, एल्डोक्साइन में बहुत इजी है सिन और एंटी पहचानना। हमें क्या देखना होता है? OH ग्रुप की पोजीशन और बचे हुए इस H की पोजीशन। इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों, ना मुझे लोन पेयर से कोई मतलब है, मुझे मतलब है H और OH से। अगर ये H और OH अपोजिट साइड में लगे हैं तो इसको हम एंटी बोलते हैं। अगर ये OH और H सेम साइड लगे हैं तो इसको हम सिन बोलते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे ही कीटोन में अगर मुझे देखना है, इन केस ऑफ कीटोन मतलब कीटोक्साइन। अब कीटोक्साइन में तो कोई H होता नहीं है, वहां कीटोन होगा तो मतलब R और R ग्रुप होंगे। तो लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, फेनिल CH3 डबल बॉन्ड N OH और ये लोन पेयर। तो बच्चों यहां पर हमने क्या देखा था? एल्डोक्साइन में OH और H की पोजीशन। यहां हम पोजीशन नहीं देख सकते, यहां हम पोजीशन बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन यहां हम नेमिंग जरूर कर सकते हैं। कैसे नेमिंग करेंगे? अगर मुझे सिन की नेमिंग करनी है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे सिन की नेमिंग करनी है तो मैं ये लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा सिन। क्या इसके सिन पोजीशन, सिन पोजीशन का मतलब क्या था बच्चों? जो OH के सेम साइड लगाओ। OH के क्या लगाओ? सेम साइड लगाओ। इस OH की सेम साइड क्या लगा है बच्चों? फेनिल। तो मैं लिखूंगा सिन फेनिल, बचा हुआ ग्रुप मैथिल, और यहां लिखूंगा कीटोक्साइन। क्या लिखूंगा? कीटोक्साइन। मैंने क्या लिखा? फिर से देखिएगा, OH के सामने कौन सा ग्रुप है? फेनिल। तो इसके लिए सिन कौन सा हुआ? फेनिल। तो सिन के साथ क्या लिखेंगे? फेनिल, बचा हुआ ग्रुप मैथिल, कीटोक्साइन। अगर बच्चों यहीं पर मुझे एंटी लिखना होता तो अब मुझे बताइए एंटी ग्रुप कौन सा है इसके लिए? फेनिल है या मैथिल है? मैथिल है बच्चों। तो मैं लिखता एंटी मैथिल फेनिल कीटोक्साइन। क्लियर हो गया होगा आपको? तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन में सिन और एंटी देखते हैं। इसका एक एग्जांपल और करते हैं जिससे पूरी तरीके से रिवीजन हो जाए। मान लीजिए बच्चों मेरे पास ये दिया होता, क्या ये कीटोक्साइन है या एल्डोक्साइन है? देख के समझ में आ रहा है कि ये कीटोक्साइन है। अब कीटोक्साइन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं?
एंटी भी लिख सकता हूँ और सिन भी लिख सकता हूँ। किसके रिस्पेक्ट में? OH के रिस्पेक्ट में। तो मुझे बताइए, अगर मुझे यहाँ पर सिन लिखना होता तो OH के सिन में कौन है बच्चों? एथिल है या मैथिल? एथिल है। तो मैं लिखता सिन एथिल मैथिल कीटोक्साइड। क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही बताइए बच्चों, अगर मुझे एंटी लिखना होता तो मैं क्या लिखता? एंटी। एंटी के पोजीशन में कौन है बच्चों? मैथिल या एथिल? मैथिल है, क्योंकि इसके एंटी में कौन है? एथिल है। तो क्या होगा? एंटी मैथिल एथिल कीटोक्साइड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। तो अब हम बात करते हैं सिन और एंटी के बाद कि इसमें आइसोमर्स चेक कैसे करते हैं। क्लियर कि नोमेनक्लेचर सिन और एंटी हम कैसे करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। मुझे एक एग्जांपल करके बताइए। इस एग्जांपल के थ्रू बताइए मुझे बच्चों यहाँ पर कि कैसे GI शो होगा या नहीं होगा। अगर हम बात करें, क्या मुझे एन की तरफ देखने की जरूरत है? मैं एन की तरफ बिना देखे कह सकता हूँ कि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों एक वैलेंसी H होगी, दूसरी लोन पेयर होगी। दिक्कत है इस कार्बन की तरफ से। मैंने देखा यार यहाँ भी मैथिल है और यहाँ भी मैथिल है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसका मतलब ये GI शो नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने देखा यहाँ से मुझे दिक्कत नहीं है, यहाँ मैंने देखा H है, यहाँ मेरे पास मुझे पता है बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ की बात करें तो मैथिल और ये H क्या है बच्चों? अनइक्वल है। इसका मतलब यहाँ से भी अनइक्वल, यहाँ से भी अनइक्वल, इसका मतलब GI शो करेगा। इस वाले की बात करते हैं। C डबल बॉन्ड C है, यहाँ C डबल बॉन्ड N है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले इसकी बात करें तो यहाँ पर बची हुई वैलेंसी H होगी। H और मैथिल अलग अलग है, ये पूरा ग्रुप और H अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ से भी करेगा। यहाँ की बात करें, N की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि H होगा और लोन पेयर होगा। बची हुई वैलेंसी यहाँ H होगी। तो मुझे बताइए, क्या ये पूरा ग्रुप है और ये H है, ये भी दोनों अनइक्वल है, इसका मतलब यहाँ से भी GI शो करेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर पूरा कंपाउंड GI शो कर रहा है। क्लियर हुई बात है आप सबको? तो मुझे समझ में आया कि हम GI कैसे देखते हैं इन केस ऑफ C डबल बॉन्ड N। अब हम बात करते हैं बच्चों N डबल बॉन्ड N की। क्या N डबल बॉन्ड N आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सर N डबल बॉन्ड N तो मुझे पता है कि ये हमेशा करेगा, क्योंकि सर आपने बताया N की तरफ हमेशा लोन पेयर होगा और H होगा, यहाँ पर N की तरफ लोन पेयर होगा और H होगा। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों कि यहाँ पर भी GI शो करेगा। तो मुझे N डबल बॉन्ड N में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है क्या? N डबल बॉन्ड N हमेशा GI शो करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। पूरी तरीके से CIP रूल पर फॉलो करता है। CIP रूल क्या बोलता है? प्रेफरेंस हमेशा उसी को दो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? ज्यादा हो। सेकेंड पॉइंट उसमें ये बोला, इन केस ऑफ आइसोटोप, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, आप हमेशा ध्यान रखें आइसोटोप के केस में हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? सेम होता है। इसलिए वहां हम क्या देखते हैं? एटॉमिक वेट देखते हैं। क्या देखते हैं हम? एटॉमिक वेट, या फिर हम इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर वेट। तो ध्यान दें, कभी भी अगर मुझे CIP रूल देखना है तो मुझे कंपेयर क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक वेट। ध्यान दें, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लेट सपोज मेरे पास है एग्जांपल, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ क्लोरीन लगा दिया और यहाँ CH3 लगा दिया। लेट सपोज ऐसे ही, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके के ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है एटॉमिक नंबर या मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कंपेयर करें किसमें। तो हमें ध्यान देना है कार्बन की जो बची हुई वैलेंसीज हैं, मुझे उनको कंपेयर करना होता है। किसको कंपेयर करना होता है? कार्बन की बची हुई वैलेंसीज को। तो ध्यान दीजिए, यहां पर कार्बन की बची हुई वैलेंसीज कौन कौन है? ब्रोमीन और फ्लोरीन है। यहां कौन है? क्लोरीन और कार्बन कंटेनिंग ये H ग्रुप है, इसे हम मैथिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो सोचिए सबसे पहले इधर मुझे बताइए, फ्लोरीन और ब्रोमीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है? तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या मेरे पास यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्या है? कार्बन कंटेनिंग H है।
तो सोचिए कार्बन की और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने उन चीजों को सेलेक्ट कर लिया जो सीआईपी रूल के प्रेफरेंस में थे। अब इनकी पोजीशन अगर सेम साइड है, इनकी पोजीशन अगर सेम साइड है, दिस इज कॉल्ड जेड। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी है, यहां मैंने आयोडीन दे दिया, यहां मैंने फ्लोरीन दे दिया, यहां मैंने ऑक्सीजन दे दिया और यहां मैंने O के साथ CH3 दे दिया, लेट्स सपोज। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम चेक करें कि यार E है या Z है, तो सबसे पहले ये देखें कार्बन की बची हुई वैलेंसीज। यहां पर क्या है? आयोडीन और फ्लोरीन है, यहां है OH और यहां है मेथॉक्सी। OCH3 का मतलब इसको ऑक्सी हुआ, तो यहां पर ये क्या हुआ? हाइड्रोक्सी। ये क्या हुआ? मेथॉक्सी। तो ध्यान दें, यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। आयोडीन और फ्लोरीन किसका मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? आयोडीन का, मुझे दिख रहा है। यहां हम बात करें तो यहां पर किसी ने कहा कि सर यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन, तो कोई दिक्कत नहीं। इस केस में ऐसे क्या करना है आपको? आपको हमेशा ये देखना है जो पहले जीत जाए, ध्यान से सुनिए, जो पहले जीत जाए वो पूरी मैच जीत गया, ऐसा समझना है आपको। मैच हो रहा है, जो पहले जीत गया वो जीत गया, खत्म। सिंपल सी ट्रिक है। यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है, अभी क्या है? इक्वलिटी होल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है। जस्ट मैं आगे गया, यहां मिला मुझे हाइड्रोजन, यहां मिला मुझे कार्बन कंटेनिंग H ग्रुप। तो सोचिए बच्चों, यहां हाइड्रोजन है, यहां कार्बन कंटेनिंग है, हाइड्रोजन जीतेगा या कार्बन? कौन जीतेगा बच्चों? कार्बन। अब ध्यान दो, क्या मेरे पास ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड लगे? अपोजिट लगे बच्चों, इसको हम देते हैं नाम E। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? आगे बात करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास बच्चों यहां पर देखें तो मुझे बताइए, दोनों वैलेंसीज इन्हें आपस में चेक करना है और किसको आपस में चेक करना है? इन्हें आपस में चेक करना है। कभी भी आप इनको और इनको नहीं चेक करो, ध्यान रखना। हमेशा बची हुई वैलेंसीज को ही चेक करना है। मुझे बताइए बच्चों, ऑक्सीजन है और सल्फर है, मैं आगे क्यों जाऊं जब पहले ही मुझे जी सल्फर दे रहा है? मुझे आगे जाना ही नहीं है। अगर मुझे पहले ही जीत मिल गई, आगे कुछ भी लगाओ उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, यहां पर यहां कौन जीता? सल्फर। यहां की बात करें, कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इसका मतलब मैच बराबर का चल रहा है। आगे गए तो इसको मिला कार्बन, इसे मिला फ्लोरीन, तुरंत ये जीत गया और इसने भैया बोला मैं जीत चुका हूं, मैंने मैच जीत लिया है। तो मुझे बताइए बच्चों, ये सेम साइड है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? जेड। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? ध्यान दें, एक और एग्जांपल। मेरे पास मान लीजिए बच्चों ये कंपाउंड है, मुझे बताइए वैलेंसीज कौन सी चेक करनी है बची हुई? क्या मुझे तुरंत दिखा यार जाते ही कार्बन मिल रहा है और यहां जाते ही सल्फर मिल रहा है, मुझे आगे चेक ही नहीं करना क्या लगा है क्या नहीं, जाते ही कार्बन है, जाते ही सल्फर है, कौन जीत गया बच्चों? सल्फर। क्लियर हुआ? यहां पर गए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या है? बराबर है, अभी बराबर है तो आगे जाएंगे। आगे गया, सी के पास लगा है क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इस सी के पास क्या लगा है? ब्रोमीन। जैसे ही सी के पास Cl देखेगा या F देखेगा या F देखेगा, यहां पर है बच्चों ब्रोमीन, और ये तुरंत डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि ब्रोमीन की एटॉमिक नंबर क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? तुरंत मैच जीत जाएगा। मैंने आपको क्या बताया? जो पहले जीत गया वो जीत गया। इसका मतलब ये दोनों सेम साइड है, कॉन्फ़िगरेशन इज जेड। कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड करता है? सीआईपी रूल पे डिपेंड करता है। सीआईपी रूल क्या देखता है? एटॉमिक नंबर या मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर कट? ध्यान रखें। एक एग्जांपल करते हैं और एग्जांपल बहुत अच्छा है, देखें। C डबल बॉन्ड C CO SH और यहां है SH। फ्लोरीन कार्बन के साथ है ब्रोमीन, बचे हुए दोनों वैलेंसीज क्या है? H और H। किसी ने मुझसे कहा कि बताइए इसमें E है या Z है, तो
आप बता सकते हैं कि सर सबसे पहले मुझे क्या करना है, बची हुई जो वैलेंसीज हैं मुझे उन्हें चेक करना है। उन्हें चेक करना है किसके अकॉर्डिंग चेक करना है, ड्यू टू CIP रूल, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो मैच जीत गया। यहां से हमने देखा गया गया गया, इसको मिला कार्बन, यहां पर मैंने भेजा गया गया गया, इसको मिला सल्फर। तो बताइए बच्चों, पहले कार्बन मिला, पहले सल्फर मिल गया, क्या मुझे आगे जाने की जरूरत है? जब मुझे मैच सल्फर जिता चुका है तो मैं आगे क्यों जाऊं? नहीं जाना है, यही मैंने आपको बताया। इधर ध्यान दें, कार्बन से जुड़ा है फ्लोरीन, इस कार्बन से जुड़ा है कार्बन। भले ही इस कार्बन से ब्रोमीन क्यों ना जुड़ा हो, पहले तो फ्लोरीन है और पहले कार्बन है। तो बताइए कौन जीता? जो पहले मैच जीत गया वो जीत गया। तो मुझे बताइए बच्चों, यहां पर ये दोनों अपोजिट साइड है, क्या मैं बोल सकता हूं अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया होगा आपको। एक बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन करते हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, C डबल बॉन्ड C। मैंने यहां पर साइक्लिक बनाई और साइक्लिक में मैंने यहां पर एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। वैसे ही मैंने क्या किया, एक साइक्लिक बनाई और यहां पर मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया। यहां मैंने फ्लोरीन लिया और यहां मैंने क्लोरीन लिया। बच्चों यहां पर मुझे चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करके बता सकते हैं कि क्लोरीन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि कैसे यहां पर E होगा या Z होगा। इसके बारे में हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस है बच्चों ब्रेकिंग मेथड। इसको हम ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को समझें। यहां पर मेरे पास था C डबल बॉन्ड C, इधर लगा हुआ है फ्लोरीन, इधर लगा हुआ है क्लोरीन, ठीक है भाई। इस कार्बन से पहले मैं इसकी पॉसिबिलिटीज को ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या मेरे पास जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये कार्बन होगा? मैंने इस कार्बन को इंडिकेट कर दिया, क्लियर। ध्यान से देखें, इस कार्बन के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं ब्रेक करने की, एक ये पॉसिबिलिटीज है और एक ये पॉसिबिलिटीज है। या तो ये यहां से ब्रेक कर सकता है या तो यहां से ब्रेक कर सकता है। अगर मैं इस पॉसिबिलिटीज को देखूं तो सोचिए, ये बॉन्ड टूट चुका है, क्या मेरे पास इस पॉइंट वाले कार्बन से कार्बन है, ऑक्सीजन है, देन कार्बन है। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, देन कार्बन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, देन कार्बन है। अब सोचिए, इस कार्बन से पहले कार्बन जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, तो उस कार्बन को भी हमें जोड़ना होता है, ये ध्यान रखना। दूसरी पॉसिबिलिटीज की बात करें तो दूसरी पॉसिबिलिटीज है ये वाली। अगर मैं इस पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो बताइए बच्चों, इस पॉसिबिलिटीज में अब ये टूट चुका है, तो अब क्या बचा इस पॉइंट वाले कार्बन से? कार्बन, ऑक्सीजन और ये कार्बन। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कार्बन, ऑक्सीजन और ये कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन और ये कार्बन। बचा हुआ कार्बन जो टूटा हुआ था, क्या मुझे उसे लगाना है? बिल्कुल लगाना है। क्या आपको समझ में आया कैसे मैंने ब्रेक किया? बात करते हैं इस वाले रिंग की ब्रेकिंग की। इस वाले रिंग की ब्रेक करें तो यहां मैं स्टार लगा दूं, तो ये कार्बन कौन सा है? स्टार वाला है। बात करें यहां पर भी दो मेथड है तोड़ने की, या तो मैं यहां से तोड़ सकता हूं या तो मैं यहां से तोड़ सकता हूं। सबसे पहले मैंने ये पॉसिबिलिटीज दी, तो मेरे पास क्या आएगा? ध्यान से देखिए, कार्बन के साथ क्या है? कार्बन है, देन कार्बन है, देन ऑक्सीजन है। क्या है? कार्बन है, कार्बन है, देन ऑक्सीजन है, कार्बन, कार्बन, देन ऑक्सीजन। और बाद में ऑक्सीजन किससे जुड़ा था? कार्बन से, जो कि टूट चुका है, तो मैंने आपस में यहां पर जोड़ दिया। बात करते हैं इस पॉसिबिलिटीज को हम। इस पॉसिबिलिटीज में क्या होगा? इस वाली पॉसिबिलिटीज में इस कार्बन के साथ क्या आएगा बच्चों? बता सकते हैं आप? ऑक्सीजन, कार्बन, देन कार्बन। क्या आएगा बच्चों? ऑक्सीजन, कार्बन, देन कार्बन। और ये कार्बन इससे टूटा हुआ था तो मैंने जोड़ दिया। इतना काम आपको करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये काम मैंने कैसे किया, बहुत ही आराम से समझना था इस चीज को। अब हम देखेंगे CIP रूल का। यहां से मैंने देखा कि यहां पर तो कार्बन सेम है, लेकिन यहां कार्बन और कार्बन है, यहां कार्बन और ऑक्सीजन है। जैसे ही कोई मैच जिताने वाला मुझे मिल गया, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये ग्रुप जीत चुका है। यहां कौन सा ग्रुप जीता था? क्लोरीन। तो दोनों जीते हुए ग्रुप सेम साइड है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Z होगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, क्योंकि इतना लंबा एग्जाम में बनाना पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों इसकी? आपको इतना माइंड में सेट है कि हम तोड़ते कैसे हैं, इतना मुझे सेट है। तो सोचिए बच्चों, इस कार्बन के बाद अगर बात करें तो इस कार्बन से एक कार्बन छोड़कर ऑक्सीजन है, एक कार्बन छोड़कर ऑक्सीजन है। इधर से देखें तो एक कार्बन छोड़कर ऑक्सीजन है। क्लियर हो जाएगा? इसका मतलब एक एक कार्बन का गैप होगा जरूर, पक्की बात है।
यहां की बात करें तो यहां पर एक ऑक्सीजन जस्ट कनेक्टेड है और ये कार्बन यहां से देखें तो यहां से दो कार्बन है, एक और दो, फिर ऑक्सीजन है। क्या मुझे यहां से दूर पड़ रहा है तो मैं पॉसिबिलिटीज कौन सी लूंगा जो मुझे जिता रही है, ये वाली, जो कि यहां पर क्लियरली मुझे पता है नहीं है। तो बताइए जस्ट बगल में ऑक्सीजन है तो ये मुझे जिता देगा, और जिता देगा तो बताइए यहां पर ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो मेरे पास यहीं से मैं निकाल सकता था कि हाँ ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, जेड। तो हम ई और जेड कैसे हम निकालते हैं, ड्यू टू ब्रेकिंग मेथड। और शॉर्ट ट्रिक भी हमने सीखी कि कैसे हम उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से करें। मान लीजिए यहां ऑक्सीजन लगा है और यहां ऑक्सीजन लगा है, ठीक है, ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, लेट्स सपोज। मुझे बताइए यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन जीत रहा है, मुझे दिक्कत क्या है यहाँ। मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। कैसे सॉल्व करूंगा, ब्रेकिंग मेथड से आप पहले देखें, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आपने ब्रेकिंग मेथड से देखा तो बताइए ब्रेकिंग मेथड से सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करना चाहूंगा। क्या मुझे दिख रहा है कि ये कार्बन कौन सा है, स्टार वाला या पॉइंट वाला? पॉइंट वाला कार्बन है, ये मैंने स्टार वाला ले लिया, इससे थोड़ा अलग हो जाए, ठीक है। अब सोचिए यहां पर अगर मेरे पास ये है तो बताइए यहां पर पॉसिबिलिटीज कितनी है ब्रेक करने की, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले मैं पॉसिबिलिटीज नंबर 1 को लेता हूं, इस पॉसिबिलिटीज को। तो सोचिए ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, क्या जुड़ा है इस कार्बन से, ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, मैंने जोड़ दिया, ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है। ये कार्बन पहले इस कार्बन से जुड़ा हुआ था जो कि अब टूट चुका है, तो मैं कह सकता हूं कि ये कार्बन यहां पर होगा। क्लियर हुआ क्या? आगे देखें तो यहां पर पॉसिबिलिटीज नंबर 2, पॉसिबिलिटीज नंबर 2 क्या कहती है कि अगर मैं यहां से ब्रेक करूं तो अब मेरे पास क्या है, इस कार्बन के साथ कार्बन है, देन ऑक्सीजन, पहले कार्बन है देन ऑक्सीजन है, जोड़ दिया मैंने। बचा हुआ कार्बन जो टूटा था वो मैंने यहां जोड़ दिया, कोई दिक्कत इसमें? ये पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गई। नीचे वाले की बात करते हैं तो यहां पर है स्टार, क्लियर। यहां पर बात करें तो सोचिए यहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज है, एक ये पॉसिबिलिटीज है, एक ये पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले मैं इसको लेता हूं तो सोचिए कार्बन के साथ क्या जुड़ा है बच्चों, ऑक्सीजन, कार्बन, देन कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, देन कार्बन। क्लियर है? टूटा हुआ कार्बन कहां जोड़ेंगे हम, यहीं जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए मेरे पास पॉसिबिलिटीज ये हटाकर हमने ये पॉसिबिलिटीज ले ली, तो अब क्या होगा बच्चों, कार्बन, कार्बन, देन ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कौन सा जुड़ा था, कार्बन। तो अब ध्यान दें, यहां पर मैंने पॉसिबिलिटीज ये देखी, यहां पर मैंने पॉसिबिलिटीज ये देखी। कभी भी आप ये मत सोचना कि यार ये छोटी रिंग है, ये बड़ी रिंग है, तो बड़ी रिंग जीत जाएगी। नहीं बच्चों, ये गलती बिल्कुल मत करना। तो यहां पर हमेशा ब्रेकिंग मेथड आप यूज करोगे। ब्रेकिंग मेथड में देखा कौन पहले जीता और कौन मुझे जिता रहा है। क्या मुझे ऑक्सीजन और कार्बन सेम है, सेम है। आगे बढ़े, यहां कार्बन कार्बन है और यहां कार्बन और ऑक्सीजन है। भाई साहब ये तुरंत क्या हो गया, जीत गया। तो आपने देखा, देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर। तो यहां पर ये भी कैसे जीत गया, इस चीज को हमने क्लियर कर दिया। तो यहां पर बताइए बच्चों, अगर इसके आंसर की बात करें तो यहां पर क्लोरीन जीता था और यहां पर ये, क्या दोनों अपोजिट साइड है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, ई। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं, शॉर्ट ट्रिक समझिएगा क्या है। शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि आपको पता है कि जो मुझे जिता रहा है वो है ऑक्सीजन, जो मुझे जिता रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो अब सोचिए यहां से अगर मैं ब्रेक करता तो ऑक्सीजन जस्ट बगल में आता, यहां पर भी जस्ट बगल में आ रहा है। इसका मतलब यहां पर जो है वो रूल क्या कर रहा है, टाई कर रहा है, बराबर रूल है। यहां पे भी ओ आ रहा है, यहां पर भी ओ आ रहा है। इसका मतलब मुझे दूसरी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। दूसरी पॉसिबिलिटीज चेक की तो यहां पर एक कार्बन के बाद ऑक्सीजन है और यहां दो कार्बन के बाद ऑक्सीजन है। पहले कौन है, ये, इसका मतलब कौन जीत गया, ये। और यहां पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो मैं क्या बोल सकता था बच्चों, इसको ई। तो आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक पे भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी हो जाता है, ये आपने भी देख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट कर लिया। डाल सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स में, ठीक है। इससे टफ कभी नहीं पूछता, ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइक्लिक फॉर्म की, क्योंकि हमने सीख लिया कि कैसे एल्कीन में जीआई शो होता है। अब हम साइक्लिक फॉर्म में जीआई की बात करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक फॉर्म में जीआई की अगर हम बात करें तो जैसे हम एल्कीन में जीआई शो कर रहे थे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है
कि यहां कभी भी अगर साइक्लिक फॉर्म होगा तो कभी भी साइक्लिक के अंदर अगर मेरे पास एल्कीन है, ध्यान दें, साइक्लिक के अंदर अगर मेरे पास एल्कीन है, ये जीआई तभी शो करती है जब रिंग का साइज 8 मेंबर या 8 मेंबर से क्या हो, बड़ा। क्या मैंने बताया, ये एल्कीन तभी जीआई शो करती है जब रिंग का साइज मिनिमम 8 मेंबर हो या 8 से बड़ा हो। 7 मेंबर, 6 मेंबर, 5 मेंबर, 4 मेंबर, ये कभी भी इनके अंदर जीआई शो नहीं करता। तो मैं आपसे पूछूं ये जीआई शो करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक 8 मेंबर रिंग है, ध्यान से देखें इस चीज को, और यहां एल्कीन लगा दूं मैं, तो ये कैसे जीआई शो करती है, इस चीज को थोड़ा सा समझें। मुझे पता है 8 मेंबर्ड है, ठीक है, 8 मेंबर्ड है, जीआई शो कर रहा है, रिंग बहुत बड़ी होती है, ट्विस्ट करना इसको क्या है, आसान है कंपैरेटिवली। ये सब क्यों, छोटी रिंग है, ये रिंग ट्विस्ट नहीं हो सकती, ये रिंग नहीं ट्विस्ट हो सकती, लेकिन ये रिंग ट्विस्ट इजीली हो सकती है क्योंकि ये थोड़ी सी क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो बताइए मुझे, अगर मैं यहां से ट्विस्ट करना चाहूं तो मेरे पास कुछ ट्विस्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। ध्यान दें, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां से कुछ इस तरीके से इस तरीके से ये रिंग ब्रेक होती है। कैसे हुई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्या ये 8 मेंबर रिंग किस में ट्विस्ट हो गई, इस तरीके से। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये कौन सी फॉर्म थी, सिस फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म थी बच्चों, ट्रांस फॉर्म। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर सिस स्टेबल है या ट्रांस। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, यहां पर बताइए जब ट्विस्ट हो चुकी है तो यहां पर ट्विस्ट होने की वजह से यहां हमेशा सिस फॉर्म स्टेबल होता है। बहुत ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा, यहां कौन सा फॉर्म स्टेबल होता है, सिस फॉर्म। ट्रांस फॉर्म यहां स्टेबल कम होता है। अगर हम बात करें रिंग की साइज की, तो अगर कभी भी 8 मेंबर्ड है, 9 मेंबर्ड है या 10 मेंबर्ड है, 8 मेंबर्ड है, 9 मेंबर्ड है या 10 मेंबर्ड है, इन सब में सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस, सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। लेकिन अगर मेरे पास 11 मेंबर्ड है तो यहां सिस लगभग इक्वल टू ट्रांस आता है, और कभी अगर मेरे पास 12 मेंबर्ड है तो यहां पर बच्चों ट्रांस फिर से स्टेबल होने लगता है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा माइंड में रखें। ये जेई एडवांस में जरूर पूछ सकता है, मेंस में तो नहीं पूछेगा लेकिन एडवांस में जरूर पूछ सकता है। तो 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर में क्या होता है, सिस स्टेबल होता है। 10 से बड़ी में ट्रांस लगभग डोमिनेट करता है। तो हमने देखा कि रिंग के अंदर अगर एल्कीन है तो रिंग के अंदर एल्कीन तभी जीआई शो करती है जब रिंग का साइज कम से कम क्या हो बच्चों, 8 मेंबर हो, 8 मेंबर या 8 से बड़ा हो। तो हमने रिंग में एल्कीन कैसे जीआई शो करती है हमने यहां पर हम ध्यान देंगे। रिंग के केस में, रिंग के केस में क्या होता है बच्चों, ये जो रिंग है, इस रिंग का जो ये सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी जीआई शो होता है, इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी जीआई शो होता है। अब आपको बहुत सिंपल वे में बताता हूं, इस बॉन्ड को आप बिल्कुल सी डबल बॉन्ड सी समझें। इस बॉन्ड को आप क्या समझें, सी डबल बॉन्ड सी। हम क्या देखते थे सी डबल बॉन्ड सी में, इनकी वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, हम यही तो देखते थे यहां पर। वैसे ही यहां पर बच्चों बची हुई वैलेंसीज 2 होंगी, मुझे पता है। यहां पर भी मेरे पास क्या होंगी, 2 वैलेंसी होंगी। लेट सपोज यहां ए है, यहां बी है, यहां ए है और यहां बी है। ये ए बी भी हो सकते हैं, अगर मैं इनको थोड़ा अलग करना चाहूं तो यहां पर डी और ई रख दीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जीआई तब शो करेगा जब ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड डी इज नॉट इक्वल टू ई। आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल एल्कीन की तरह है और बहुत इजी है। आपको क्या समझना है, इस सिग्मा बॉन्ड को क्या समझना है, बिल्कुल सी डबल बॉन्ड सी समझना है। क्लियर हो गया क्या। एग्जांपल देखें, मान लीजिए मेरे पास ये है और मुझसे पूछा क्या ये जीआई शो करेगा, तो
आपने सोचा यार एल्कीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जीआई कैसे करेगा? हमने सीखा अभी कि एल्कीन के साथ साथ रिंग में भी जीआई शो करता है, और रिंग में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जीआई कब शो करेगा? जब इसकी बची हुई दो वैलेंसी, अब दो वैलेंसी इसकी ये नहीं है, ये और ये नहीं बचो, हमें वैलेंसी चेन की नहीं देखनी, हमें सिर्फ किसकी देखनी है? जो इसके सब्स्टिट्यूएंट निकले हुए हैं। ध्यान देना, यहां पर एक कार्बन है, तो सोचिए बच्चों यहां हाइड्रोजन भी तो होगा, हाँ या ना? वैसे ही यहां पर कार्बन है तो छुपा हुआ क्या होगा? हाइड्रोजन भी होगा। और मुझे पता है इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3, तो ये वेज में भी हो सकते हैं और डैश में भी हो सकते हैं। वेज का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लेन के ऊपर, और डैश का मतलब क्या होता है बच्चों? बिलो द प्लेन। ये क्या होता है? अबव द प्लेन, और ये क्या होता है बच्चों? बिलो द प्लेन। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर इजीली क्या हो सकता है, या तो ये दोनों मेथड किस में हो? वेज में हो, तो छुपा हुआ H किस में होगा? डैश में होगा। तो मैंने क्या देखा, जो चीजें सेम साइड है और इक्वल है, तो क्या मैं अब इसको सिस भी बोल सकता हूं? बिल्कुल बच्चों, इसको मैं सिस आइसोमर बोल सकता हूं। एक आइसोमर और क्या बनेगा? जब यहां CH3 क्या हो? वेज में हो, और एक CH3 क्या हो बच्चों? डैश में हो। तो सोचिए बच्चों, क्या यहाँ H डैश में होगा और यहाँ H कहां होगा? वेज में होगा। तो मुझे दिख रहा है कि जो चीजें बराबर हैं वो अपोजिट है, एक बिलो द प्लेन है, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, एक अबव द प्लेन है, तो दोनों कहां हुए? अपोजिट हुए। इसका मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा बच्चों? ट्रांसफॉर्म बोलूंगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हाँ यहां पर जीआई शो कर सकता है। किसके अबाउट जीआई शो करेगा? इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। एग्जांपल देखें, अगर मेरे पास मान लीजिए 1-2 पोजीशन के अलावा 1-3 पोजीशन हो जाए, 1-2-3, तब भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जैसे इसके अबाउट जीआई शो कर रहा था, अब ये इसके अबाउट भी जीआई शो करेगा, या फिर इसके अबाउट भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल, वेज वेज है तो सिस, वेज डैश है तो ट्रांस। तो क्या मुझे क्लियर हो रहा है रिंग में हम कैसे देखते हैं? जरूरी नहीं पोजीशन 1-2, 1-3 भी हो सकती है और 1-4 भी हो सकती है। एग्जांपल, जैसे मेरे पास मान लीजिए ये ग्रुप है, अब मुझे पता है कि ये पोजीशन 1-2 नहीं है, ये पोजीशन क्या है? 1-2-3-4 है। ये पोजीशन क्या थी? 1-3 थी। वैसे ये पोजीशन क्या है? 1-4 है। तो बच्चों अब मुझे क्या करना है? सिंपल, मुझे ये देखना है कि क्या इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी अलग अलग है या नहीं। कैसे? ये मैथिल है और यहां पर बच्चों H होगा, ये मैथिल है तो यहां पर बच्चों H होगा। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ यहां पर जीआई शो करेगा। क्या क्लियर बात है? वेज वेज होंगे तो सिस, वेज डैश होंगे तो ट्रांस। तो क्या मुझे क्लियर हो रहा है कि रिंग में कैसे हम जीआई शो देखते हैं? जैसे हमने C डबल बॉन्ड C देखा था, तो रिंग में भी C था। ऐसे ही सोचिए बच्चों, अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड N होता, तो अगर रिंग में ऐसा कुछ बना दे, क्या मैं अब नहीं कह सकता कि ये जीआई शो कर रहा है? बिल्कुल कह सकता हूं बच्चों, क्योंकि मुझे पता है इसकी जो वैलेंसीज है, यहां से मुझे देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मुझे क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन को। क्या इस कार्बन की एक वैलेंसी अलग, दूसरी ये अलग, ये दोनों आपस में अलग। N की तरफ से देखने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती, ये हमने सीख रखा है। तो जैसे हमने C डबल बॉन्ड C से C सिंगल बॉन्ड C रिंग में देखा, वैसे ही C डबल बॉन्ड N से C सिंगल बॉन्ड N रिंग में हम देख सकते हैं। बच्चों मुझे एग्जांपल करके बताइए जरा, अगर मेरे पास यहां पर मैंने N ले लिया और यहां मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया, क्या बच्चों ये जीआई शो करेगा? ये जीआई शो कर देता अगर यहां पर सिर्फ एक मैथिल लगा होता। अगर यहां दोनों मैथिल हो गए, मतलब इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? बराबर हो गई। बराबर हो गई तो जीआई शो नहीं करेगा। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, तो मैं कह सकता था बच्चों कि हाँ सर यहां से जीआई शो कर सकता है, क्योंकि N की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक कार्बन है तो दूसरी तरफ क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन होगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ यहां पर जीआई शो कैसे कर रहा है, यहां क्यों नहीं कर रहा है। सोचिए, जैसे मैंने C डबल बॉन्ड N में देखा था,
क्या मैं n डबल बॉन्ड n में भी देख सकता हूं? क्लियर है क्या? n डबल बॉन्ड n का मतलब क्या हुआ? अब मैं रिंग को क्या करूंगा, मैं कुछ इस तरीके से बना दूंगा। सोचिए, क्या मेरे पास यहां पर एक चीज सोचे, यहां पर क्या मुझे पता लग रहा है कि n की वैलेंसी और n की वैलेंसी है, कहां शो करेगा GI? इनके बीच GI शो करेगा। तो क्या मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि रिंग में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे हम GI को पता लगा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। C डबल बॉन्ड N में जब रिंग आती है और जब C डबल बॉन्ड C से ये रिंग बनती है, तो कब हम GI देख पाएंगे और कैसे हम बता पाएंगे कि हाँ ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा या नहीं करेगा? फिर से मैं आपको बताता हूं, अगर पूरे कंपाउंड में किसी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर में भी GI शो हो रहा है तो वो GI शो करेगा। तो हमने इस तरीके से साइक्लिक को भी क्या किया, कवर किया। तो मैंने साइक्लिक में एल्कीन कवर कर दी और साइक्लिक में सिंगल बॉन्ड कवर हो चुका है। साइक्लिक फॉर्म में GI शो कर रहा है, ठीक है। तो अपना साइक्लिक फॉर्म भी बहुत क्लियर हो गया होगा। मुझे एक चीज ये बताइए, अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड C था तो हम देख पा रहे थे, अगर यही एल्कीन C डबल बॉन्ड C और यहां पर H है, यहां पर CH3 है, यहां पर H है और यहां पर CH3 है। क्लियर? लगातार यहां पर एल्कीन लगी हुई है। तो अब ध्यान दें, यहां पर मुझसे पूछ सकता है कि क्या यहां पर GI शो करेगा या नहीं करेगा। यहां पर हम बच्चों देखें तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि ये इसके रियल ज्योमेट्री है भी या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कभी भी अगर डबल बॉन्ड एक साथ होते हैं तो इनमें रिपल्शन इतना ज्यादा होता है कि ये आपको ऐसे दिख रहे हैं, ये बाद में रिपल्शन कम करने के लिए क्या करते हैं, रोटेट कर जाते हैं। जब ये एक दूसरे के रोटेट कर गए तो इन दोनों का प्लेन क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर हो गया। इन दोनों का प्लेन क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर मैं इसकी रियल ज्योमेट्री बनाना चाहूं तो इसकी रियल ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है बच्चों, H CH3, ये H और ये CH3, इसकी रियल ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है। आप इस चीज को समझें, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तब शो करता है जब एरियल डिस्टेंस क्या हो, अलग अलग हो। एरियल डिस्टेंस क्या थी, टर्मिनल्स जो ग्रुप लगे हुए थे उनके बीच की डिस्टेंस। जब हम ट्रांस में निकाल रहे थे वो डिस्टेंस बड़ी आ रही थी, सिस में निकाल रहे थे वो डिस्टेंस क्या आ रही थी, कम आ रही थी, जिसकी वजह से ट्रांस आइसोमर क्या था बच्चों, ज्यादा स्टेबल था, सिस आइसोमर क्या था, कम स्टेबल था। वैसे ही मुझे ये बताइए, अगर ये कन्फॉर्मर कुछ इस तरीके से है तो इसका रियल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, कुछ इस तरीके से हुआ, जहां मेरा ये अंगूठा जो है वो मैथिल ग्रुप है और ये नीचे वाला क्या है, H ग्रुप है। तो सोचिए, अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो क्या ये डिस्टेंस इक्वल आएगी? बहुत ध्यान से समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। तो एरियल डिस्टेंस L1 और एरियल डिस्टेंस L2 क्या आएगी बच्चों, सेम आएगी। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि ये L1 डिस्टेंस है और ये L2 डिस्टेंस है, तो बच्चों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, L1 बराबर L2 है। L1 बराबर क्या है, L2 है। तो ये एक प्लेन में नहीं है, सेम प्लेन में होने की वजह से, सेम प्लेन में ना होने की वजह से, क्योंकि एक प्लेन में तो है नहीं, अलग अलग प्लेन में, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि ये कभी भी GI शो नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये GI शो नहीं करेंगे। इन केस ऑफ अगर मेरे पास एल्कीन कुछ इस तरीके की आ जाती है, तो सोचिए बच्चों, ये एल्कीन इसके परपेंडिकुलर है और ये एल्कीन इसके परपेंडिकुलर है। जैसे मैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर हूं और इस सरफेस के परपेंडिकुलर हूं। मैं क्या हूं, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हूं और इस सरफेस के परपेंडिकुलर हूं। इसका मतलब ये जो सरफेस है, क्या ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं? जब ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो इनके जो ग्रुप्स होंगे वो भी सेम प्लेन में होंगे, और सेम प्लेन में होंगे तो एरियल डिस्टेंस L1 और L2 में डिफरेंस आएगा, और L1 और L2 में डिफरेंस आएगा तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये GI शो करेंगे। तो कभी भी बच्चों इवन नंबर ऑफ एल्कीन्स आए, इवन नंबर ऑफ एल्कीन्स कैन नॉट शो GI। इवन नंबर ऑफ एल्कीन कभी भी GI शो नहीं करती है, ऑड नंबर ऑफ एल्कीन GI शो करती है। कब करेंगी, जब इनकी वैलेंसी क्या हो, अलग अलग हो, वैलेंसी बराबर नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ ये आपको? तो कैसे हमने
तीन एल्कीन लगातार हो तो हमने देख लिया, दो एल्कीन लगातार हो तो हमने देखा। इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी एरियल डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। यहाँ ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये सेम प्लेन में है। प्लेन परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला। तो जब ये सेम प्लेन में, तो इनके ग्रुप भी कहाँ होंगे, सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन में होंगे तो L1 और ये L2, मैं कह सकता हूं यहाँ L2 क्या होगा, L1 से बड़ा होगा। जैसे एक एल्कीन हमने देखे थे GI शो कर रहा है, तीन एल्कीन GI शो कर रहा है, दो एल्कीन इवन नंबर नहीं कर रहा है। तो क्लियर हुआ ये कैसे। तो हमने ये भी देख लिया कि कैसे डबल बॉन्ड एल्कीन दो लगातार हो, तीन लगातार हो, चार लगातार हो, तो कैसे हम उसको डिसाइड करेंगे। कभी कभी क्या होता है बच्चों, एल्कीन ना बनाकर ये रिंग बनाता है। ये क्या बनाता है, रिंग बना देता है। स्पाइरो रिंग आपने सुनी होगी, एक कार्बन से ही ऐसे बनी होती है, इनको क्या बोलते हैं, स्पाइरो। तो कभी कभी क्या होता है, इस स्पाइरो रिंग के हिसाब से आपसे पूछता है कि बताइए बच्चों यहाँ पर GI शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अगर कभी ऐसा दिया हो तो ये रिंग डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकती है। कब हो सकती है, जब बीच में कोई भी ग्रुप ना लगा हो। ध्यान से सुनिए, बीच में कोई भी ग्रुप ना लगा हो। इनके डायगोनल पोजीशन पे ग्रुप लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी बीच में ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर ये H है और ये मैथिल है, ये H है और ये मैथिल है, तो मैं कह सकता हूं बच्चों C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। तीन रिंग को मैंने किस में कन्वर्ट किया, तीन डबल बॉन्ड में। इसे मैंने लिखा H और मैथिल, इसे मैंने लिखा H और मैथिल। और अब मैं कह सकता हूं कि सर ये ऑड नंबर ऑफ एल्कीन है, और आपने बताया ऑड नंबर ऑफ एल्कीन GI शो करती हैं। कब करती हैं, जब इनके ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। मुझे दिख रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको ये क्लियर हुआ कि कभी कभी ऐसे भी दे तब भी हम बता सकते हैं। तो ये रिंग कब कन्वर्ट होंगी डबल बॉन्ड में, जब ये डायगोनल पोजीशन पे लगी हो। डायगोनल पोजीशन कहां कहां पॉसिबल है, एक तो 4 मेंबर में पॉसिबल है और एक 6 मेंबर में पॉसिबल है। कैसे, अगर मैं 6 मेंबर को कुछ इस तरीके से जोड़ूं तो भी मैं कह सकता हूं कि हाँ, यहां पर मैं इस रिंग को किसमें चेंज कर सकता हूं, इस रिंग को मैं किसमें चेंज कर सकता हूं, डबल बॉन्ड में कर सकता हूं, क्योंकि बीच में कोई भी ग्रुप नहीं लगा है। तो मैं यहां पर जैसे ही डबल बॉन्ड में करूंगा कन्वर्ट, तो मुझे पता है बच्चों, क्या यहां पर ये GI शो करेगा, आप बोलोगे नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इवन नंबर ऑफ एल्कीन है और इवन नंबर ऑफ एल्कीन GI शो नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि उनका प्लेन एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर GI शो करेगा, GI शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने रिंग वाले केस में कब एल्कीन बनाते हैं, कब इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, इन सब चीजों को सीखा। एक चीज मुझे ये बताइए बच्चों, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड है और मुझसे पूछे कि बताइए इस कंपाउंड में GI शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सोचिए हमें पास दो पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास, या तो हम एल्कीन में देखते थे या हम रिंग में देखते थे। हमने एल्कीन देखी तो एल्कीन से देखा तो ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यहां से तो GI शो नहीं करेगा। अगर मैं और कहीं की बात करूं तो मुझे साइक्लिक में ये पॉइंट दिख रहा है, साइक्लिक में ये पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ मैथिल अलग होगा, छुपा हुआ H अलग होगा। तो बताइए बच्चों, क्या इसके अबाउट GI शो करेगा, करेगा। इसका मतलब अगर किसी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर के अबाउट GI शो करता है तो ये पूरा कंपाउंड GI शो करता है। तो आपने ये सीखा कि कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे उन पे डील करोगे। क्लियर, हर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। एक और केस बाकी है, उस केस का नाम है बाइफेनिल रिंग। क्या नाम है, बाइफेनिल रिंग। बाइफेनिल रिंग की अगर हम बात करें बच्चों, तो बाइफेनिल रिंग का मतलब क्या हुआ, दो बेंजीन रिंग। किसकी बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर दो बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं। बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से बनकर होंगी, ये राउंड क्या है, वहां पर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। क्लियर है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक G1 ग्रुप लगा दिया, यहाँ मैंने G2 ग्रुप लगा दिया, यहाँ मैंने G3 ग्रुप लगा दिया और यहाँ मैंने G4 ग्रुप लगा दिया। तो बच्चों सोचिए, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तभी तो ये प्लेन में है।
प्लेन में है इसका मतलब इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर ग्रुप्स हैं तो उनमें रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर जाते हैं। तो क्या सिंपल वाला वही केस हो गया जब दो एल्कीन्स एक साथ थी, क्या वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रही थी, जिसकी वजह से जब प्लेन में ही नहीं रही तो क्या उनमें जीआई शो करेगा, नहीं करेगा। तो कभी भी फेनिल के केस में कभी भी जीआई शो नहीं करता, यह आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास केस कुछ ऐसा होता, अब ये फेनिल रिंग नहीं है बच्चों, ये सिंपल क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। अब यहां पर मैं अगर कोई ग्रुप लगा दूं, लेट सपोज मैंने यहां लगा दिया और यहां लगा दिया, यहां लगा दिया और यहां लगा दिया, लेट सपोज मैंने यहां H है, यहां मैथिल है, यहां मैथिल है और यहां H है, इनका हाइब्रिडेशन है sp3, तो ये इतने पास पास नहीं होंगे कि रिपल्शन की वजह से कुछ हो। और वैसे भी यहाँ पाई बॉन्ड है तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ये घूम नहीं सकता। तो सोचिए बच्चों, अगर मुझे इस एल्कीन के अबाउट देखना होता तो बची हुई वैलेंसीज में ही मैं चेक करता। बची हुई वैलेंसीज को मैंने देखा तो यहाँ पर कोई आदमी भेजा तो इसको मिला कार्बन जो मैथिल कंटेनिंग है, इसको भेजा उसे कार्बन मिला हाइड्रोजन कंटेनिंग। यहां पर मैंने भेजा कार्बन कंटेनिंग मैथिल ग्रुप और यहां कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो कह सकता हूं कि ये वैलेंसीज आपस में इक्वल नहीं, ये वैलेंसीज आपस में इक्वल नहीं, इसका मतलब इसके अबाउट जीआई शो करेगा। इसके अबाउट क्या करेगा बच्चों, जीआई शो। किसी ने पूछा कि सर आपने रिंग के अबाउट क्यों नहीं लिया, रिंग के अबाउट इसलिए नहीं लिया बच्चों क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है और छुपा हुआ एक हाइड्रोजन और होगा, इसीलिए इस रिंग के अबाउट मैंने नहीं लिया। अगर कुछ और होता तो हम जरूर रिंग के अबाउट ले सकते थे। क्लियर हुआ इतनी चीज। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। क्लियर हो गया ये 10 क्वेश्चन है, इन्हें आप ट्राई करें, वीडियो पॉज करें और वीडियो पॉज करके इनको ट्राई करें और मुझे ये बताएं कि कौन कौन से कंपाउंड जीआई शो कर रहे हैं। क्लियर, मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहला नंबर है, सबसे पहले नंबर की बात करें तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं एल्कीन के अबाउट देखूं या तो मैं रिंग के अबाउट देखूं। कभी भी नहीं भूलना बच्चों, एल्कीन को देखते ही बंदा रिंग को भूल जाता है, इसलिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है। एल्कीन के साथ साथ रिंग को भी ध्यान देना है। एल्कीन में देखा इधर ग्रुप अलग अलग है, यहां देखा तो बराबर है, कार्बन कार्बन, आगे आए तो भी बराबर है, इसका मतलब इस एल्कीन के अबाउट जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या रिंग के अबाउट जीआई शो करेगा, बिल्कुल करेगा रिंग के अबाउट। इसका मतलब जब रिंग के अबाउट कर रहा है इसका मतलब ये पूरा कंपाउंड क्या करेगा, जीआई शो करेगा। सेकंड देखते हैं, क्या मुझे दिख रहा है रिंग के अबाउट। मैंने कहा आपको रिंग के अबाउट डबल बॉन्ड में नहीं होता लेकिन सिंगल बॉन्ड में होता है, इसका मतलब ये भी जीआई शो करेगा। जरूरी नहीं 1-2 पोजीशन ही हो, 1-3 भी हो सकती है, इसका मतलब यहां पर भी डिफरेंट है। कैसे, क्लोरीन अलग छुपा हुआ H अलग, फ्लोरीन अलग छुपा हुआ H अलग, कभी भी ये H नहीं देगा आपको। क्लियर, तो यहां आपको चीजें ध्यान रखनी है। इतनी सी बात क्लियर हुई। किसी ने पूछा कि क्या यहाँ सिस ट्रांस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि एक H इस H के क्या है, बराबर है। अगर ये H और H वेज में होंगे तो सिस बनेगा, H और H वेज डैश में होंगे तो ट्रांस बनेगा। फोर्थ में देखना है, फोर्थ में देखा तो एल्कीन में तो जीआई कब शो करता है, जब रिंग का साइज कम से कम 8 या 8 से बड़ा हो। इसके अबाउट करते हैं, इसके अबाउट करते हैं, मुझे समझ में आया, हाँ यहाँ पर जीआई शो करेगा। ब्रोमीन है, H अलग है, मैथिल है और H अलग है। हमें इन्हें नहीं देखना होता, हमें छुपी हुई वैलेंसी के साथ दोनों को चेक करना होता है, जैसे हमने C डबल बॉन्ड C में किया था। इस एल्कीन को आप क्या समझ लो, सिंगल बॉन्ड। तो क्लियर हो गया हमको मेरे ख्याल से। फोर्थ में देखें, फोर्थ में डबल बॉन्ड में D और T है तो यहां से तो नहीं शो करेगा क्योंकि इक्वल है। अब ध्यान दे बच्चों, मैं इस T और T के अबाउट इधर से तो देख सकता हूं लेकिन मैं इधर से नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि यहां बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मुझे कहां देखना है, इधर से देखना है। तो मैं देख सकता हूं कि जीआई शो करेगा क्योंकि T अलग है और छुपा हुआ H क्या होगा, अलग होगा, तो जीआई शो करेगा। यहां बच्चों जीआई शो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रिंग का साइज कम से कम क्या होना चाहिए, 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए। यहां बात करें तो रिंग के अंदर एल्कीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर है, इसका मतलब जीआई शो करेगा। यहां पर देखें, अभी अपन ने केस देखा, दो रिंग थी,
इसका मतलब दोनों रिंग आपस में क्या डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकती है, हो सकती है। और दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब परपेंडिकुलर है तो वैलेंसी बराबर हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, उनको प्लेन में होना जरूरी था। इसलिए बच्चों क्या ये जीआई शो करेगा, नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, सेम क्वेश्चन है। अगर मैं एल्कीन में पूछूं तो जीआई शो नहीं करेगा, इनके अबाउट पूछूं तो बच्चों यहां से जाएंगे या यहां से जाएंगे, इसका मतलब बच्चों यहां से जाएंगे क्योंकि यहां पर बीच में कुछ भी नहीं है और मेथिल अलग है, छुपा हुआ H अलग है, इसका मतलब जीआई शो करेगा। 9 नंबर में देखें तो 9 नंबर बच्चों यहाँ पर एल्कीन है, एल्कीन के साथ लगा हुआ है मेथिल, यहाँ पर और कोई ग्रुप तो है नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं शो कर रहा है बच्चों, यहाँ पर ये भी नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेथिल के साथ कोई भी एक वैलेंसी फ्री नहीं है, इसलिए कभी भी डबल बॉन्ड के साथ अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वहां हम इस सिग्नल बॉन्ड को जीआई में इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 नंबर में देखें, अब यहां पर क्या हुआ, इस पाई बॉन्ड के साथ इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब यहां तो नहीं करेगा लेकिन यहां जरूर जीआई शो करेगा। तो मैं आपसे पूछूं ये पूरा कंपाउंड जीआई शो करेगा, तो अगर किसी एक के अबाउट भी जीआई शो कर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पूरा कंपाउंड क्या होगा, जीआई शो करेगा। क्लियर हो गया। हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंट कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देख सकते हैं, हमने हर केस को यहां पर देख लिया। अब मेरा टॉपिक बचता है हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। दो तरीके कैसे होते हैं, अगर मेरे पास कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल का मतलब वहां किसी भी तरीके की सिमेट्री नहीं आ रही है, बीच से कोई प्लेन पास नहीं कर रहा है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर मैं बीच से प्लेन पास करूं तो दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो हमें क्या काउंट करना है बेटा, काउंट करना है स्टीरियोजेनिक सेंटर, जिसे हम एन बोलते हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या हुआ, स्टीरियो को जनरेट करने वाला सेंटर। जैसे हमने एल्कीन में देखा था, डबल बॉन्ड जब जीआई शो करेगा तो वो एक काउंट होगा। तो सोचिए हमें क्या काउंट करना है, स्टीरियोजेनिक सेंटर एन, और फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर n। अगर मेरे पास 2 की पावर n है तो 2 की पावर n लगाते ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो बच्चों यहां पर मेथिल है, यहां कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि अनसिमेट्रिकल हो गया। अनसिमेट्रिकल हो गया तो अब मुझे क्या काउंट करना है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब वो सेंटर जो जीआई शो कर रहा हो। क्या ये जीआई शो करेगा, नहीं करेगा। अब हम सीख चुके हैं, अब हम बहुत तेज हो गए इन सब चीजों में, नहीं करेगा क्योंकि H और H बराबर है। यहां पर हम बात करें तो बच्चों यहां पर H है, यहां मेथिल है, तो ये शो करेगा। बताइए n की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 9, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, ध्यान दें मेरे पास मान लीजिए ये कंपाउंड होता, मुझसे पूछता टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताइए, क्या मैं सबसे पहले देखता क्या उसमें सिमेट्री है या नहीं है। अनसिमेट्रिकल है, इसका मतलब मैं देख सकता हूं यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पर अगर मैं कट भी करूं तो कोई भी प्लेन ऐसा इसको बीच से कट नहीं कर सकता, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो मुझे क्या काउंट करना है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या मुझे ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, नहीं बच्चों, एल्कीन कब होती है, रिंग के अंदर, जब रिंग का साइज 8 या 8 से बड़ा हो। यहां पर बचता है मेरे पास ये स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो बताइए बच्चों यहां पर भी n की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। n की जगह क्या रखना है, आपको 1 रखना है। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड है, क्या अभी भी यहां पर सिमेट्री नहीं आ रही है, आप सब देख सकते हैं, तो मुझे क्या काउंट करना है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। मैंने काउंट किए, ये जीआई शो करेगा। यहां की बात करें तो यहां पर ये H और ये अलग अलग है, यहां छुपा हुआ H और ये ग्रुप अलग है, ये भी करेगा। यहां की बात करें तो यहां नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों H क्या हो गए बच्चों, बराबर हो गए, इसका मतलब ये नहीं करेगा। यहां n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, तो टोटल आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो इसमें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे बच्चों, 4 होंगे। तो हमने ये देखा कि कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। तो क्लियरली आपको समझ में आया कि जब अनसिमेट्रिकल होगा
आपको काउंट करना है स्टीरियोजेनिक सेंटर n और फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर। सिमेट्रिकल का केस देख लिया, अब हमें देखना है सिमेट्रिकल का केस, जब कंपाउंड सिमेट्रिकल होता है। जब कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा तो सबसे पहले हमें काउंट करना है स्टीरियोजेनिक सेंटर n। आपने एक बार n को काउंट किया तो आपको देखना होगा n इवन है या ऑड है। बहुत ध्यान से बेटा इसको करना है। जब अनसिमेट्रिकल हो तब तो क्या करना है, आपको n गिनना है, 2 की पावर n लगा देना है। जब सिमेट्रिकल हो तो आपको क्या ध्यान देना है, स्टीरियोजेनिक सेंटर n गिनना है। n अगर इवन आता है तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। n इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। n अगर ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो एक जोड़कर डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला याद करना मेरे ख्याल से इजी है। n इवन है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, ऑड है तो एक जोड़कर डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत, बहुत इजी हो गया। 2 की पावर n दोनों में है तो 2 की पावर n माइनस 1 यहां भी है, n माइनस 1 यहां भी है, यहां है n बाई 2 माइनस 1। जब इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऑड है तो एक जोड़कर डिवाइड कर दें और माइनस 1 कर दें। क्या फॉर्मूला इजी हो गया, आप सबको याद हो जाएगा, ये मैं डन हूं। एग्जांपल करते हैं, मेरे पास एग्जांपल है बच्चों, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां से प्लेन पास करूं तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यहां पर ये कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल है। कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो अब मुझे क्या काउंट करना है, n काउंट करना है। अगर मैं n काउंट करूं, n क्या था, स्टीरियोजेनिक सेंटर जो GI शो करता है, 1 2 और 3। यहां n कितना आया, 3। अगर n मेरे पास 3 आ रहा है, इसका मतलब n क्या है, ऑड है। ऑड है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस, ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 1 प्लस करके डिवाइड कर दें। तो बच्चों बहुत इजी हो गया याद करना, ये बहुत इजी आपको ध्यान रहना चाहिए। वैल्यू रखें 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। मतलब यहां आ गया 2 की पावर 2, 4 डिवाइड बाई 2 2, 2 माइनस 1 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू, यहां पर आ गया 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो बच्चों हमने यहां पर देखा कि कैसे हम स्टीरियोजेनिक सेंटर देखकर काउंट करके हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैंने यहां पर इजीली आपको इसको समझाया। एक क्वेश्चन और देखें बच्चों, यहां पर मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा होता है, मुझे बताइए बच्चों, क्या यहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर हम काउंट कर सकते हैं? क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 3 पाई बॉन्ड लगातार है, यहाँ 1 है। इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मूला 2 की पावर n लगेगा। बहुत क्लियर समझ में आया। एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है, क्यों? क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो करते हैं, इनकी वैलेंसी अलग होनी चाहिए, अलग है। यहाँ पर ये भी शो करेगा और फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, 2 की पावर n। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसका मतलब टोटल क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 4 आइसोमर ऑफ ज्योमेट्रिकल। क्लियर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आ जाएंगे, 4। तो इस तरीके से हम जब सिमेट्री हो और जब सिमेट्री ना हो हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो एडवांस में बहुत पूछे जाते हैं, जेईई एडवांस में। जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए इस कंपाउंड में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब ऐसे कंपाउंड कैसे डील करते हैं, इनका बहुत अच्छा तरीका होता है। इन तरीकों में कभी आप फॉर्मूला मत लगाइएगा, कभी भी नहीं। 2 की पावर n माइनस 1 ये आप तब लगाइए जब ओपन चेन में एल्कीन दी हो या रिंग के साथ कहीं बाहर एल्कीन लगा रखा हो। जब कभी ऐसा कंपाउंड आता है जो आपको हर तरीके से सिमेट्रिकल दिखता है, तो आपको हमेशा यहाँ पर वेज और डैश वाला तरीका अपनाना है। कैसा तरीका अपनाना है, वेज और डैश। मैं आपको बहुत इजीली सिखा दूंगा कैसे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम ड्रॉ करते हैं। एक चीज मुझे ये बताइए, जो ये मैथिल ग्रुप है ये वेज में भी हो सकता है, डैश में भी हो सकता है, ये भी वेज में भी हो सकता है, डैश में भी हो सकता है।
ये भी वेज में हो सकता है और डैश में हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करूं तो वो सारे आइसोमर क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही होंगे। क्यों बच्चों, अगर ये वेज है ये डैश है, इसका मतलब ये ट्रांस होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से मैं अलग अलग ड्रॉ करूं तो वो सारे क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। बस आपको ये ध्यान देना है कभी भी कोई चीज रिपीट ना होने पाए। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है मैं क्या कर रहा हूं। अगर मेरे पास पॉसिबिलिटीज है तो पॉसिबिलिटीज को मैं कुछ इस तरीके से लूंगा कि एक बार मैं तीनों वेज में लगाऊंगा, एक बार मैंने क्या किया तीनों वेज में लगा दिया। क्या ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं क्या करूंगा, एक कंपाउंड को डैश में करूंगा और बाकी को जैसे था वेज वैसे ही रखूंगा। सोचिए ये तीनों वेज थे, तीनों प्लेन के ऊपर थे, यहाँ एक प्लेन के नीचे चला गया। इसका मतलब ये डिफरेंट आइसोमर है या नहीं, डिफरेंट आइसोमर है, इसका मतलब ये भी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया। क्लियर हो गया। इस डैश को मैं यहां लगाऊं या यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, जैसे मैं अगर इस डैश को यहां लगाता, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये आप देख सकते हो। यहां लगाऊं या यहां लगाऊं कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब एक डैश की कहानी पूरी तरीके से खत्म हो गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो सोचिए बच्चों, एक डैश के बाद अगर मैं दो डैश को चेंज करूं तो मैंने दो डैश को कहां चेंज किया, एक साथ ऐसे कर दिया। क्लियर है। और बचे हुए वेज को मैंने कहां लगा दिया, यहां लगा दिया। अब आप ध्यान से देखो, अगर दोनों वेज में थे और लगा हुआ डैश में था, मतलब देखने वाला क्या देख रहा है, दो ऊपर है एक नीचे है। क्लियर। यहां देखने वाला क्या देखेगा, दो नीचे है और एक ऊपर है। बच्चों अगर इसको मैं रोटेट कर दूं तो क्या ये नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और रिपीट हो रहा है तो मैं इसे काउंट नहीं करूंगा। फिर आपने किसी ने कहा कि अगर मैं तीनों डैश में कर दूं, अगर मैं तीनों डैश में करता हूं तो बच्चों ये पॉसिबिलिटीज और ये पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, सेम हो गई। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन के थ्रू कैसे हम इसको समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या। इसका मतलब ये और ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो मैं यहां पर इसे काउंट नहीं करूंगा। तो डिफरेंट सिर्फ मेरे पास कौन से आइसोमर है, एक और दो। तो यहां पर कितने आइसोमर इसमें मैं लिख सकता हूं, दो। इसमें आपको आइसोमर बनाकर देखना है, कभी भी फॉर्मूला नहीं लगाना है। फिर ग्रुप लगे हो तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं बच्चों। मेरे पास मान लीजिए 4 मेंबर के साथ कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। अब आप इसको समझेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैंने आपको समझाया क्या करना है। पहले एक बार सारे वेज में लगाने हैं, फिर एक डैश में करना है, फिर उस डैश को घुमा घुमा कर देखना है, फिर दो डैश में करना है, उसको घुमा कर देखना है। ऐसे ही आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि चीजें रिपीट होने लगेंगी। तो मुश्किल से 4 या 5 ही हो सकता है बन पाए। तो इस तरीके से आपको बनाकर देखना है बच्चों। यहाँ कोई फॉर्मूला मत लगाना, ये आएगा भी तो एडवांस में ही आएगा, मेंस में कभी नहीं आएगा। ध्यान रखें इस चीज को। तो बहुत अच्छे से समझें, एडवांस के प्रॉब्लम इंटीजर में ये पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो क्या करना है मुझे क्या करना है, एक बार मैंने सारे वेज में ले लिए, बहुत ध्यान से देखें। एक बार मैंने सारे कहां ले लिए, वेज में ले लिए। एक डिफरेंट है, अगर मैं एक डैश में ले लूं बाकी वेज में, ये भी डिफरेंट है क्योंकि ये एकदम डिफरेंट हो गया है। सब ऊपर है, यहाँ एक नीचे है बाकी ऊपर है। इस डैश को मैं अगर घुमाकर देखूं तो यहां लगाऊं या यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, बात सेम है जैसे मैंने पुराने क्वेश्चन में किया। इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, दो डैश में कन्वर्ट करूंगा। जब भी मैं दो डैश में करूंगा, मेरी आदत है अगल बगल ही करने हैं, ऐसा रैंडम मत करिए, इसको चेंज करते रहेंगे जिससे कि आपका आइसोमर छूट ना जाए। क्लियर। तो रैंडम नहीं करना है, लाइन से करना है। ठीक है। इन दोनों डैश को मैंने किया था यार, ये इस सब से अलग आइसोमर है। क्लियर हुआ। जैसे मैंने 1 2 किया है, क्या मैं 1 3 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। जैसे ही मैंने 1 3 किया तो मुझे बताया बच्चों ये भी एक अलग आइसोमर है। क्यों, नीचे ऊपर, इसमें क्या नीचे ऊपर, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे ऊपर। ऐसे आप देखोगे तो आपको कभी गलती नहीं होगी। क्लियर हो रहा है। यहाँ की बात करें, इस डैश को अगर मैं यहाँ लगाता हूं तो 1 2 फिर से आ जाएगा, इसका मतलब रिपीट कर जाएगा। इसका मतलब दो की कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब मैं बात करता हूँ 3 की। जैसे ही बच्चों मैं 3 बनाऊंगा, अब आपको दिख चुका होगा कि अरे सर ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और किससे रिपीट हो रहा है, इससे।
3 ऊपर 1 नीचे, यहाँ 3 नीचे 1 ऊपर, इसी का क्या है, ये मिरर इमेज ही तो है। इसका मतलब मुझे डिफरेंट डिफरेंट ही काउंट करने दें, मैं इसको नहीं काउंट करूंगा। तो बच्चों बताइए अब इसके बाद क्या रिपीट होना शुरू हो गया, एक रिपीट हो गया, इसके बाद रिपीट होना शुरू ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास काउंट करने के बाद 1 2 3 4, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए बच्चों, 4। आप एग्जांपल के तौर पे ये घर पे ट्राई करिए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। क्लियर, इसमें निकालना है आपको टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए जो पॉसिबल मेहनत हो सकती है हम यहाँ पर करते रहेंगे। क्लियर है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में आप इसको शेयर करें, जिससे कि जिनको इनकी जरूरत है वहां तक मेरी बात जरूर पहुंच सके। क्लियर हो गया बच्चों, तो इस तरीके से अपन इसको कंप्लीट कर लिए हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इससे बाहर कभी कुछ नहीं आना, चाहे वो नीट हो, एम्स हो, एडवांस हो या मेंस हो। क्लियर, तो हमें इसके बाद कभी नहीं जाना है। तो आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।